उसे याद आया कि उसने थाने से कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी देखी थी। ऐसी जगहों से आसानी से सूचनाएं मिल जाती हैं। ये सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चाय की टपरी की ओर चल दिया। चाय की टपरी पर हमेशा की तरह 2-3 लोग बैठे थे। वो सभी चाय का इंतजार कर रहे थे। रमेश ने भी अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दिया। वो वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, भैया बैठना पड़ेगा कुछ देर, अभी तो थाने का ऑर्डर जाएगा। रमेश ने देखा कि चाय की भट्टी के बगल में एक दूसरी भट्टी थी। उसमें बड़ी सी कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। उस आदमी ने बिना पूछे ही आगे की सूचना भी दे दी। रोज कुछ देर बाद ऑर्डर आता है, पर आज जल्दी आ गया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। रमेश जब थाने में था तो उसने पुलिस वालों को कहते सुना था कि भूख लगी है, ऑर्डर भिजवाओ। तब वो समझ नहीं पाया था कि ऑर्डर कहां जाना है। अब समझ में आ गया था। रमेश के बगल में बैठा व्यक्ति बातें करने के मूड में था। रमेश भी उसे टाल नहीं रहा था, वो भी उससे बातें कर रहा था। वो चाहता था कि जब वो व्यक्ति कुछ खुल जाए तो उससे रघुनाथ सिंह के बारे में पूछे। इसलिए जब उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा कि क्या वो इस गांव का नहीं है, तो वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ भैया, यहाँ के नहीं है, लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? कोई विशेष काम था क्या? हाँ, यहाँ किसी से मिलना था। किससे मिलना था भैया? रघुनाथ सिंह हैं, दरअसल दूर का रिश्ता है, उनके ब्याह में आ नहीं पाए थे, इसलिए मिलने आए थे। उस व्यक्ति ने रमेश को कुछ अजीब निगाहों से देखा। रमेश को यह एहसास हो गया कि वो जरूर ही रघुनाथ सिंह के बारे में जानता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर अपने रिश्तेदार के घर आए हो तो फिर यहां चाय की दुकान पर क्यों बैठे हो? वो इसलिए कि मुझे पता नहीं उनका घर कहां है, थकावट लग रही थी, सोचा चाय पी लूं, फिर घर ढूंढता हूं। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम्हें अपना रिश्तेदार का घर नहीं मालूम? बताया ना, दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत सालों बाद आ रहा हूं। वो व्यक्ति कुछ सोचने लगा। रमेश उसका अगला सवाल समझ गया, इसलिए अपनी तरफ से ही बोला, हम तो कई सालों से हिसार में नौकरी कर रहे हैं, लखनऊ ही कमाना होता है, अम्मा बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं। रघुनाथ सिंह ने शादी का कार्ड भिजवाया था, अब कि हम लखनऊ आए तो अम्मा बाबूजी पीछे पड़ गए कि जाकर मिल आओ। हमने भी मोटरसाइकिल उठाई और यहां आ गए। अपनी बात खत्म करके रमेश चुप हो गया। उसने सोचा था कि वो व्यक्ति शायद बात आगे बढ़ाए, उसे वंदना के गायब होने के बारे में कुछ बताए, लेकिन वो आदमी अपना फोन निकालकर कुछ करने लगा। रमेश समझ गया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता है। रमेश चाहता था कि किसी भी तरह उससे कुछ निकलवाया जाए। वो कोई उपाय सोचने लगा जिससे वंदना का जिक्र हो सके। रमेश ने उस व्यक्ति से सवाल किया, आप तो रघुनाथ सिंह को जानते होंगे, इसी गांव के मालूम पड़ते हैं। उस व्यक्ति ने बिना उसकी तरफ देखे उत्तर दिया, नाम तो सुना है उनका। सुना है, बड़े अच्छे घर में उनका रिश्ता हुआ है। उस व्यक्ति ने रुखाई से कह दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता है। उसकी रुखाई ने साबित कर दिया था कि वो बहुत कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता। अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक से बोला, लगता है भैया अभी बहुत समय लगेगा, जा रहा हूं। वो व्यक्ति चला गया। उसने पलटकर रमेश की तरफ देखा भी नहीं। रमेश भी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक ने कहा, अरे साहब, बस कुछ ही देर में चाय भिजवा रहा हूं। ठीक है भैया, बस बैठे बैठे थोड़े पैर अकड़ गए थे। वैसे आप बता सकते हैं कि रघुनाथ सिंह जी का घर कहां है? दुकान के मालिक ने कहा, ये जो सड़क जा रही है वो आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाएगी, बस उससे कोई 100 मीटर दूर दाईं ओर का आखिरी मकान ग्राम प्रधान रघुनाथ बाबू का है। वो जो आपके साथ बड़ी देर से बातें कर रहा था, वो तो उनका खास आदमी है, उसने कुछ नहीं बताया। रमेश का शक सही निकला था कि वो व्यक्ति रघुनाथ सिंह के बारे में बहुत कुछ जानता है पर बता नहीं रहा है। उसने दुकान के मालिक से कहा, रघुनाथ सिंह हमारे जानने वाले हैं, दरअसल हम बहुत दिनों के बाद यहां आए हैं, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं, ना ही कोई जिक्र किया। दुकान का मालिक अपने काम में लग गया। रमेश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जैसा चाय की दुकान के मालिक ने बताया था, रघुनाथ सिंह का मकान मोड़ से 100 मीटर अंदर ही था। पक्का 2 मंजिला मकान था। मकान के बाहर एक सफेद सेंट्रो कार खड़ी थी।
शाम के 4:30 बज रहे थे। देर हो रही थी। रमेश ने सतीश से मिलने को कहा था, इसलिए वो मलिहाबाद लौट गया। ढलता सूरज आसमान में पश्चिम की ओर किसी लाल गोले की तरह दिख रहा था। हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद का एक पेड़ था। उसके चबूतरे पर रमेश और सतीश दोनों विचारों में खोए हुए बैठे थे। सतीश ने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानता था मैं कि खबर मिलते ही तुम भागे आओगे। रमेश ने नाराज होते हुए कहा, जब पता है तुम्हें कि मैं वंदना के बारे में क्या फीलिंग रखता हूं, तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? वो तो रज्जो के मुंह से निकल गया, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। अरे तुम नाराज हो रहे हो। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बेवजह परेशान होते। अब तुम भागे हुए आए हो तो क्या कर लोगे? खुद परेशान होगे, अपने घर वालों को परेशान करोगे। रमेश को अपने दोस्त की बात बुरी लगी। उसने कहा, मैं वंदना को खोजूंगा। कहां खोजोगे? उससे भी बड़ी बात, क्यों खोजोगे? उसे खोजने के लिए उसके मायके और ससुराल वाले हैं। रमेश गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। वो सतीश को घूर रहा था। सतीश भी जानता था कि उसने अपने दोस्त को ठेस पहुंचाई है। वो नजरें झुकाए बैठा था। रमेश ने आहत स्वर में कहा, मेरे बचपन का दोस्त, जिसे मैं अपने सबसे नजदीक समझता हूं, जिससे मैंने अपने दिल की हर बात बताई है, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं वंदना को लेकर परेशान क्यों हूं? रमेश गुस्से में जाने लगा। सतीश ने भागकर उसे पकड़ लिया, वापस चबूतरे पर बिठा दिया। उसे अपने दोस्त का दिल दुखाने का बुरा लग रहा था। वो उसके बगल में बैठकर बोला, बचपन का दोस्त हूं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारे दिल के दर्द को भी समझता हूं। तभी नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और दुखे। रमेश ने सतीश की तरफ देखा। सतीश परेशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, वही सही और गलत के बीच झूल रहा हो। उसकी पीड़ा साफ दिखाई पड़ रही थी। रमेश ने कहा, दिल तो तुम्हारा भी दुख रहा है। कुछ है जो तुम छिपा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें भी परेशानी है और मुझे भी। इसलिए कह दो, तुम भी हल्का महसूस करोगे और मैं भी। अपने दोस्त की बात सुनकर सतीश बोला, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि सच जानकर तुम कहीं खुद को संभाल ना पाओ, पर अब लग रहा है कि तुम्हें सब बता देना ही ठीक है। रमेश समझ गया कि बात गंभीर है। उसने कहा, देखो भाई, मैं बहुत बेचैन हूं। प्लीज अब सीधे सीधे सारी बात बताओ। तुम्हें पता है कि वंदना ने तुमसे शादी क्यों नहीं की थी? हाँ, उसने कहा था कि मैं बीएसएफ में हूं, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करेगी। पर मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। वो मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन किसी दबाव में है। मैंने उससे कहा कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दे, पर वो नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ी रही। रमेश एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक भूचाल सा उठा था। अपने आप को शांत करने के लिए वो इधर से उधर टहल रहा था। सतीश उठकर उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया। रमेश भावुक हो गया। मुझे पता था कि उसकी कोई मजबूरी है जो वो मुझसे छिपा रही है। मैंने पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। मुझे उसके प्यार पर यकीन है, तभी तो उसके गायब होने की बात सुनकर मैं भागा चला आया। रमेश बहुत आहत था। वो परेशान होकर बोला, क्या उसे मेरे प्यार पर जरा भी यकीन नहीं था सतीश? यकीन था, तभी तो उसने तुमसे छिपाया। वो जानती थी कि सच्चाई जानकर तुम उसके लिए जमीन आसमान एक कर दोगे। वो नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तुम्हें सुखी देखना चाहती थी। मुझे खुद से अलग करके सुखी देखना चाहती थी, क्योंकि सच्चाई बहुत भयानक है। तो बताओ मुझे, सच क्या है? सतीश ने बड़ी हिम्मत करके कहा, यार, वंदना की शादी दरअसल एक सौदा थी। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसा सौदा? किसने किया यह सौदा? पैसों के लिए वंदना की शादी उस रघुनाथ से कराई गई। वंदना के घर वालों ने किया यह सौदा, उसके पिता ने और उसके भाई ने। जो कुछ रमेश ने सुना वो सचमुच भयानक था। वंदना के साथ उसके पिता और भाई ने गलत किया था। रमेश से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वो चबूतरे पर बैठ गया।
सतीश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि सच्चाई भयानक है, तभी तुम्हें पहले नहीं बताई थी। रमेश को सचमुच धक्का लगा था, पर अब एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसने पूछा, सतीश, क्या वंदना की शादी से पहले ही तुम्हें यह बात पता थी? कैसी बात कर रहे हो यार? अगर मुझे तब पता चल गया होता तो तुम्हें पहले ही बता देता। तुमसे क्यों छुपाता? मुझे यह सब बाद में पता चला। सतीश का फोन बार बार बज रहा था, पर वो काट दे रहा था। इस बार फोन बजा तो रमेश ने कहा, किसका फोन है? वाणी का। तो उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। सतीश ने फोन उठा लिया, एक तरफ जाकर बात करने लगा। रमेश के मन में न जाने कितने सारे प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। वंदना ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर उसके पूछने पर वो बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। वंदना के पिता और भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्हें वंदना की इस तरह बलि चढ़ानी पड़ी? सतीश को यह सब कैसे पता चला? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए रमेश बेचैन था। बात खत्म करके सतीश जब आया तो परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी देखकर रमेश ने पूछा, क्या बात है? वाणी भाभी ने क्या कहा? मुझे घर जाना पड़ेगा। वाणी के मम्मी पापा आए हैं, कुछ ही देर ठहर कर चले जाएंगे। परसों वो लोग मेरे साले के पास कटक जा रहे हैं। रमेश के अंदर उठ रहे सवाल बवंडर मचा रहे थे, फिर भी वो बोला, ठीक है, जाओ। सतीश भी समझ रहा था कि रमेश अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बेचैन है। वो बोला, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रहा हूं। अगर टाल सकता तो टाल देता, पर मेरे सास ससुर अब न जाने कब आए। मैं उनसे नहीं मिला तो वाणी को बुरा लगेगा। नहीं नहीं, ठीक है, तुम जाओ, पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही दूंगा। याद है, पहले गर्मियों में हम लोग सबके सोने के बाद घर से निकलकर घूमते रहते थे। 11 बजे के बाद मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, तुम बाहर निकल आना। सतीश चला गया। अंधेरा हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने बत्ती जला दी थी। रमेश मंदिर में गया। हाथ जोड़कर उसने बजरंग बली से प्रार्थना की कि उसे धैर्य और साहस दें, वंदना को तलाश करने में उसकी सहायता करें। रमेश की प्रार्थना की कितनी सुनवाई होती है, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ भाग 5। रमेश घर पहुंचा तो रज्जो ने बताया कि पापा आ गए हैं। वो उसकी राह देख रहे हैं। रमेश मोटरसाइकिल खड़ी करके भीतर गया। मोटरसाइकिल की चाबी दीवार में लगी खूंटी पर टांग दी। वो आंगन में गया। शिवदयाल चारपाई पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे। उसने आवाज लगाई, पापा। शिवदयाल ने आंखें खोली। रमेश को देखकर उठकर बैठ गए और हाथ से इशारा करके उसे बैठने को कहा। रमेश शिवदयाल के पांवों की तरफ बैठ गया। शिवदयाल ने सवाल किया, कहां गए थे? दोपहर के गए, अब लौटे हो? किसी काम से गया था, लौटते में सतीश से मिला, इसलिए देर हो गई। शिवदयाल कुछ नहीं बोले। वो कुछ सोचने लगे। शायद ये तय कर रहे थे कि बात शुरू कैसे की जाए। तभी रजनी पानी लेकर आई। रमेश ने पानी पी लिया तो उसने पूछा, भैया चाय बना लाऊं? रमेश ने शिवदयाल की तरफ देखा। उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। रमेश ने कहा, रहने दो, आपको पीनी है तो बना लाऊं भैया, एक कप चाय बनाने में कितना समय लगेगा? रमेश की दुविधा देखकर वो बोली, मैं बना लाती हूं। रजनी चली गई। रमेश ने पूछा, अम्मा घर पर नहीं है क्या? तिवारी मास्टर के घर पोती हुई है, गाना बजाना था, वहीं गई है। अच्छा, उनके लड़के का ब्याह हो गया? 23 का है, अब नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करता? अब सबकी किस्मत हमारे जैसी तो है नहीं। रमेश जानता था कि उसका शादी न करना उसके पापा को बहुत दुख देता है, पर वो भी मजबूर था। शिवदयाल ने आगे कहा, हम तो तैयार हो गए थे बिरादरी के बाहर जाकर उस लड़की से तुम्हारी शादी करने को, पर वही आखिरी समय पर पलट गई, शादी से मना कर दिया। अब तुम हो कि देवदास बने बैठे हो। अगर अपने बूढ़े मां बाप को सुख दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं।
पापा, आप जानते हैं कि मैं वंदना से कितना प्यार करता हूं। शिवदयाल उसकी बात सुनकर उत्तेजित हो गए। गुस्से से बोले, हाँ, बस उस दगाबाज लड़की से ही प्यार है तुम्हें। हम तो तुम्हारे कुछ है नहीं। बाप की छोड़ो, जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा उससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बस फितूर चढ़ा है उस लड़की को तलाश करने का। प्रभा ने बताया कि तुम क्या कह रहे थे। बेचारी कितना रो रही थी। लोकाचार निभाना पड़ता है, इसलिए तिवारी मास्टर के यहां गई है। रमेश कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वो अपने माता पिता की तकलीफ समझता था, लेकिन उन्हें अपने दिल का हाल नहीं समझा पा रहा था। जब से उसने सुना था कि वंदना अपनी ससुराल से कहीं गायब हो गई, उसे एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सामान्य बनाए हुए था। पर अब सतीश ने बताया कि उसकी शादी एक सौदा थी, तो उसके लिए खुद को संभाल कर रख पाना और भी अधिक कठिन हो रहा था। शिवदयाल को उसका इस तरह से चुप रहना खल रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अगर वो लड़की ज्यादा प्यारी है, तुम उसके लिए पागलों की तरफ भटकना चाहते हो, तो हम बुढ़े बुढ़िया का गला दबा दो। उसी समय रजनी चाय लेकर आ गई। अपने पिता की बात सुनकर बोली, पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? शिवदयाल गुस्से में थे। रजनी की बात सुनकर चिल्लाए, तुम ही उस सब की जड़। बात पची नहीं तुम्हें, तुमने बता दिया और ये भागा चला आया। रजनी रोने लगी। रमेश ने उसके हाथ से चाय का कप लेकर चारपाई पर रख दिया। वो उसे चुप कराने लगा। शिवदयाल को भी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों डांटा। वो रमेश को सुनाते हुए बोले, एक सदस्य की बेवकूफी पूरे परिवार पर भारी पड़ती है, पर किया क्या जाए? 2 और बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर मर भी नहीं सकते। रमेश ने रजनी को समझाकर अंदर भेज दिया। उसका सिर दर्द करने लगा था। वो जानता था कि यहां रुका तो बहस बढ़ती जाएगी, और वो अभी बहस करने की स्थिति में नहीं था। वो चाय का कप लेकर छत पर चला गया। उसकी इस हरकत पर शिवदयाल ने ऊंची आवाज में कहा, उस लड़की के लिए इतना दीवाना हो गया है कि बाप की बात सुनना भी गवारा नहीं। पछताएगा, और हम भी रोएंगे इसके साथ। प्रभा देवी लौटी तो आंगन में पति को चिल्लाते हुए सुना। वो समझ गई कि बाप बेटे में कोई बात हुई है। वो अपने पति के पास पहुंचकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से समझाएंगे उसे, मान जाएगा। समझाओगी किसे? उसे, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानेगा। उसके लिए उस लड़की के अलावा कोई नहीं है। शिवदयाल गुस्से से हाँफ रहे थे। प्रभा देवी घबरा गईं। उन्होंने आवाज लगाई, रज्जो, अपने पापा के लिए एक गिलास पानी ले आ बिटिया। महेश नीचे आ गया था। उसने शिवदयाल को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। रजनी पानी लेकर आई। उसने शिवदयाल को पानी पिलाया। प्रभा देवी ने देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ रज्जो? शिवदयाल अब कुछ संभल गए थे। वो बोले, मेरी ही गलती है। उस नालायक का गुस्सा इस पर निकाल दिया। मैंने डांट दिया इसे। शिवदयाल ने रजनी को अपने पास बुलाकर प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम तो देख रही हो कि तुम्हारा भाई कैसा पागलपन करने पर उतारू है। क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? छोटा होता तो कान पकड़कर बैठा देता, पर जो समझदार होकर बेवकूफी करे उसका क्या किया जा सकता है? प्रभा देवी ने महेश और रजनी को जाकर पढ़ाई करने को कहा। वो शिवदयाल के पास बैठकर उन्हें समझाने लगी कि वो शांत रहें। रमेश छत पर बैठा था। चाय खत्म हो गई थी। उसका सिरदर्द भी कुछ कम हुआ था। उसे इस तरह चले आना पसंद नहीं आया था, पर उस समय उसे और कुछ नहीं सूझा। वो उस विषय में बात नहीं करना चाहता था, जबकि उसके पिता उस विषय को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए वो उनकी बात अनसुनी कर चला आया। पहली बार उसने इस तरह का व्यवहार किया था, इसलिए अब उसे पछतावा हो रहा था। वंदना उसके जीवन में क्या स्थान रखती है, ये उसके अतिरिक्त यदि कोई समझता था तो वो था सतीश। सतीश के कारण ही उसकी और वंदना की कहानी उस मोड़ से आगे बढ़ पाई जहां वंदना ने उसे पीछा करने के लिए डांटा था। रमेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सतीश को अपने मन की बात बताई तो उसने आश्वासन दिया कि वो उन लोगों की दोस्ती कराने में सहायता करेगा। एक दिन क्लास में जब अंग्रेजी का पीरियड समाप्त हुआ तो सतीश रमेश के पास आकर बोला,
कि आज घर लौटते समय वंदना तुमसे उसी जगह पर मिलना चाहती है जहां उसने तुम्हें डांटा था। रमेश ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? उसने हंसकर कह दिया कि पता चल जाएगा। यह जानकर कि वंदना उससे मिलना चाहती है, रमेश बहुत खुश था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। कई तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। जब वो वंदना से मिलेगा तो क्या कहेगा? कैसे उससे अपने मन की बात कहेगा? ऐसा ना हो कि बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा जाए। क्यों ना वो चुपचाप अपने मन की बात एक पन्ने पर लिख दे और जब वंदना से मिले तो वो चिट्ठी उसे पकड़ा दे। वो पढ़कर अपना जवाब दे देगी। लेकिन उसने अपने इस विचार को टाल दिया। लेकिन मन में एक डर भी था कि कहीं ये वंदना की कोई चाल तो नहीं है। हो सकता है कि जब वो उससे मिलने वहां पहुंचे तो उसका भाई भी वहां हो, वो उसकी पिटाई कर दे। पर उसने अपने इस डर को खुद ही काट दिया। वंदना के पास ऐसा मौका ही कहां होगा कि अपने भाई को खबर कर सके। गणित के सर के क्लास में आ जाने के कारण सतीश उसे पूरी बात नहीं बता पाया था कि कैसे उसने वंदना को मिलने के लिए मनाया। छुट्टी के बाद वो पहले की तरह साइकिल घसीटते हुए वंदना और उसकी सहेलियों के पीछे चलने लगा। सहेलियां अपनी राह मुड़ गईं, वंदना आगे बढ़ने लगी। चलते हुए उसने एक दो बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। रमेश को तसल्ली हुई कि वो भी उससे मिलना चाहती है। वो मोड़ आया जहां से रमेश को अपने घर के लिए मुड़ना था, पर वहां वो रुक गया। उसने देखा कि वंदना आगे जाकर उसी जगह खड़ी हो गई थी जहां उसने रमेश को भाई से पिटवाने की धमकी दी थी। रमेश उसके पास पहुंच गया, लेकिन कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। वंदना उसकी इस हरकत पर हंसकर बोली, घबराओ नहीं, भाई को नहीं बुलाया है। वंदना की वो हंसी रमेश को अच्छी लगी। वो निश्चिंत हो गया कि वो नाराज नहीं है। अपने दोस्त सतीश पर उसे गर्व हुआ। उसने उसकी बात बना दी थी। वंदना ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना है, या ऐसे ही खड़े रहोगे? रमेश ने बड़े उत्साह के साथ अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द जैसे हलक में अटक गए। वो केवल वो मैं यही कह पाया। वंदना एक बार फिर हंस दी। रमेश ने सोचा कि यह लड़की भी अजीब है। उस दिन कैसे डांट रही थी, आज बार बार हंस रही है। उसने भी अपनी हिम्मत जुटाई और एक सांस में ही बोल दिया,